जो है हम अभी कार्यक्रम बहुत लंबा है और इसी सब बातों के लिए छोटा मतलब शब्द को अपने खत्म करूंगा। एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम ऐसे योद्धा हैं, लेकिन जिस तरीके से आज हम भगत सिंह को और अंबेडकर जी का हम आज लेकर आए हैं पुरस्कार देने के लिए सर और मैम को, क्योंकि आज बेदीपुर का नाम नहीं, इस बस्ती का नाम कर रहे हैं रवि सर। रवि सर से हम पढ़े हैं, रवि सर के कोचिंग में पढ़ के हम बहुत कुछ सीखे हैं। और आप लोग को बताएं कि यहाँ से पढ़ के हम बीकॉम हम अयोध्या पीजी कॉलेज से किए, उसके साथ में हम फिर चले गए लखनऊ। ना है तो कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो इसके लिए आईएएस पीसीएस के लिए हमारे पास इतना एलिजिबिलिटी नहीं था कि हम बन सके। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिसके लिए कि देश का भ्रष्टाचार, क्राइम और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, आवाज भी लड़ रहे हैं, उन सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए और उन सभी का एक अलग तरीके से उमंग जगाने के लिए एक अवसर दिया जाए। तो सबसे पहले हम सर को ये भगत सिंह जी का वो पुरस्कार देना चाहते हैं। उसके साथ में आप लोग को पता होगा कि बहुत कम उम्र में ये जान दिए थे, और जिस टाइम ये बलिदान दे रहे थे उस टाइम हंसते हंसते दिए थे, और इन्हें पता भी नहीं था कि हमें फांसी होने जा रहा, तत्काल फांसी दिया गया था। हालांकि आगे आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से और ये कम एज में, कम उम्र में आज ये देश की आजादी के लिए दिए थे। उसके साथ में मैं एक और लाया हूं मैम के लिए, जरा दीजिएगा। ये भी आप जानते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितने पिएगा उतने ही दहाड़ेगा, ये अंबेडकर जी कहे थे। अंबेडकर जी को आप लोग जानते थे कि एक समय था कि उन्हें शिक्षा लेने के लिए वो नीची जात से आते थे, और नीची जात से जब वो आते थे तो उन्हें छूत माना जाता था। उन्हें पढ़ाई लिखाई से लेकर दोस्ती यारी से बैठने के लेकर हर चीज में भेदभाव किया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी निगेटिव नहीं सोचा, उन्होंने कभी हार नहीं माना, उस लड़ाई को लड़ा और इस तरीके से लड़ा कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि अंबेडकर जी के रास्ते पर जाकर उनके आगे निकल जाए। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि आगे कोई नहीं जा सकता है, अंबेडकर जी आप लोग बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, कोई भी उस रास्ते पे चल के बन सकता है, लेकिन अभी तक कोई बना नहीं है, तो इसलिए अभी तक इनका नाम अमर था और अमर है। उसके साथ में हम ये मैम को देना चाहते हैं, और ये मैम और सर हैं। हम आज इन लोगों से प्रेरणा से हम आए हुए हैं, आप लोगों के बदौलत हम लखनऊ से चल के कल रात 10 बजे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने घर। हमारा घर बस जस्ट बगल में है, जमना खुर्द नाम है। तो यहाँ से कोचिंग पे पढ़ के, जब हम कोचिंग पढ़ते तो रवि सर पढ़ाते थे, तो उस क्लास का सबसे उज्जड हम लड़का थे। सर के द्वारा बताया जाता है और हम हैं, लेकिन सर के द्वारा हमें बहुत कुछ सीख भी मिला। और आगे जब हम गाँव में थे, अपने क्षेत्र में थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग किस जगह पे हैं, लेकिन जब हम बाहर निकले, बाहर की ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी को देखे, ज्यादा से ज्यादा हमने देखा कि बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन के रास्ते में किस तरीके से जा रहे हैं, तमाम तरीके से अलग अलग रास्ते में बच्चे जाते हैं, तो हमने सीखा, उसके साथ में हमने फिर शुरुआत किया। तो सर को तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद कहना चाहते हैं, और मैम को देना करना चाहते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं सर और मैम का। और उसके साथ में हम आप लोग को बताएं कि हमने पत्रकारिता शुरू क्यों किया। देखिए, हमने पत्रकारिता करते हुए 1 साल हो गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेट के लिए हम करने जा रहे हैं जो स्पीच। तो उसके साथ में हम आप लोग को बताते हैं कि पत्रकारिता करने का हमारा कोई सोच नहीं था। पत्रकारिता करने के लिए हमें पहले से हमने सोचा नहीं था, डिसाइड नहीं किया था। हाँ, ये सोचा था कि कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इसके लिए ये लाइन नहीं हमने चूज किया था कि हम पत्रकारिता ही करेंगे। लेकिन अचानक जब हम दिल्ली गए, मुखर्जी नगर, वहां पे जाके हमने जॉब करना स्टार्ट किया बीकॉम के बाद में। तो हमारे माता जी को कैंसर हो जाता है, पता चलता है अचानक कि आपके मम्मी को कैंसर हो गया है। फिर वहां से मैं ट्रेन पकड़ता हूं, और ट्रेन पकड़ के फिर मैं आता हूं घर, और घर आके फिर मैं बस्ती दिखाता हूं, बस्ती के बाद में फिर अयोध्या दिखाता हूं, अयोध्या के बाद में मैंने तमाम जगहों पे दिखाया। कोई कहा कि आप लेके चले जाइए मुंबई, कोई कहा आप लेके चले जाइए बिहार, कोई कहा दिल्ली लेकर चले जाइए। लेकिन हम उस टाइम इस तरीके से परेशान थे कि आज हमारी मम्मी का जो एज है वो 50 से प्लस ज्यादा नहीं है, और 50 से 2-3 साल कम है। तो उस बीच में मैंने ये सोचा था कि हमारे छोटे भाई एक है, बहन है, हम भी है, काफी तमाम लोग हैं, घर की जिम्मेदारियां माता पर ही रहता है।
तो उसके साथ में मैंने सोचा कि किस तरीके से इलाज किया जाए, क्योंकि सुना था कि जिसको कैंसर हो जाता है वो आदमी बचता नहीं है। ये मैंने सुना है, क्योंकि काफी ऐसे उद्योगपति के घरों में हुआ है, काफी इंसानों को जो बचे नहीं है। लेकिन हमने ये भगवान पे एक निर्णय लिया, भगवान से एक ही विनती किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने मम्मी को ठीक करके ही रहेंगे। फिर हमने हर जगह दर दर की ठोकरें खाया, फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में गया, और जब मैंने मेडिकल कॉलेज में गया तो वहां डॉक्टर को मिलने के लिए मुझे 1 हफ्ता लग गया। सोच सकते हैं कि डॉक्टर को मिलने के लिए 1 हफ्ता लग गया। आज भी आप जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप डॉक्टर से मिलने के लिए आपको 2-3 दिन इधर से उधर दर भर करना पड़ता है। उसके बाद में आप लोग को बताएं कि जब हम 1 हफ्ता इधर से उधर भटकते रहे, उसके बाद जब डॉक्टर से मुलाकात हुआ तो डॉक्टर के द्वारा जांच जब किया गया तो बताया गया कि हाँ सही में कैंसर है। उसके बावजूद फिर जांच लिखा गया, और जब जांच लिखा गया तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जांच करने के लिए 2 महीने लग जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होता है, और डॉक्टर के द्वारा यह भी नहीं क्लियर था कि छोटा कैंसर है कि बड़ा कैंसर है। हालांकि घर वाले परेशान थे, उसके साथ में हम लोग भी परेशान, अकेला हम थे जो मम्मी को लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि ये जीवन में इसलिए आप लोग को जरूरी है जानना, क्योंकि माँ हमारे देश की सबसे बड़ी वो महान महिला है। तो माँ के प्रेरणा से ही हम लोग आज यहाँ पर है, उसके साथ में हम लोग सीख लिए हैं, उसके साथ में हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। तो माँ का योगदान हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी योगदान है। तो उस मम्मी को, उस माँ को हमने बचाने के लिए फिर मैंने डॉक्टर को मैंने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि कुछ पैसे ले लीजिए, लेकिन हमारी जो मम्मी का इलाज है और उसके साथ में जो भी यहाँ पे करवाना है उनका चेकअप वगैरह, वो आप सब यहीं पे सरकारी में करवा दीजिए, क्योंकि प्राइवेट में करवाने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपया मांगा जाता था। सोचिए, सरकारी हॉस्पिटल में केजीएमयू लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां पर इलाज करवाने के लिए भी आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पावर नहीं है, तो लोग वहां जिंदा ऐसे जाते हैं लेकिन वहां से मुर्दा होकर आते हैं। मैंने तमाम लोग को ऐसे देखा कि कोई दवा के बिना मर गया, कोई पैसे के बिना मर गया, तो कोई इलाज के बिना मर गया है। ये तमाम तरीके से मैंने देखा है। उसके बाद में फिर अपने मम्मी को किसी तरीके से 1 महीने के अंदर में मैंने जांच वांच इधर से उधर करवा के फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। लेकिन डॉक्टर को दिखाया, फिर बताया गया कि इनका इलाज चलेगा। इलाज के लिए फिर ये बताया गया कि आपको कम से कम नहीं, बहुत ज्यादा तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा आएगा प्राइवेट में। सरकारी में हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सरकारी में भी कैंसर का पैसा बहुत महंगा है दवा के लेकर। फिर मैंने सोचा कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, किस तरीके से अपनी माता का इलाज कराएंगे। मेरे जेब में ज्यादा पैसे नहीं था, हमारे घर, हम जिस घर से आते हैं बहुत मिडिल क्लास से आते हैं। हालांकि आज आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता आशीर्वाद से आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पर जाकर भ्रष्टाचार दिखाते हैं, हर जगह पे जाके कड़वे सवाल पूछते हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। हमने सभी से सवाल पूछा, और जिससे भी सवाल पूछा है दोबारा उन्होंने हमारे माइक पर आकर इंटरव्यू नहीं दिया। इसका वजह यही है कि हम कड़वे सवाल पूछते हैं नेताओं की तरह, और उसके साथ साथ में हम बड़े बड़े लोगों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं करते, सवाल नहीं करते। आज तमाम लोग जानते हैं कि पत्रकार को लेकर लोग के बीच में किस तरीके से भावनाओं चल रहा है। आज लोग कहते हैं कि बिक गए हैं, दलाल हो गए, इतने पैसे लेते हैं, लेकिन हर पत्रकार बिकाऊ नहीं है। तो जब मैंने 1 महीना हो गया उस मम्मी को इलाज करवाते हुए, और उसके साथ में जब डॉक्टर ने बताया तो हमें टेंशन हो गया। फिर मैंने कहा कुछ भी हो डॉक्टर आप इलाज करिए, हम पैसा का व्यवस्था करेंगे। फिर मैंने सांसद के पास गया, फिर मैं विधायक के पास गया, डिप्टी सीएम के पास गया, उसके साथ में मुख्यमंत्री के पास में गया, मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया गया, लेकिन 1 रुपए का आर्थिक मदद और उसके साथ में हमारे मम्मी के इलाज के लिए फोन नहीं किया गया। आप लोग सोच सकते हैं कि इस तरीके से हमारी सरकार, उसके साथ में उत्तर प्रदेश में इस तरीके से, मैं ये मंच पे इस तरीके से आपको बोल रहा हूं क्योंकि माता पिता, उसके साथ में कोई ना कोई एक घर का सदस्य होगा जो दवा से जरूर वो चल रहा होगा। और आज के समय ऐसा चल रहा है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम लोग पी रहे हैं, उसके साथ में जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सभी के सभी आप चीज देख रहे हैं कि वो खाद पानी, वो जितनी भी हाइब्रिड चीज खा रहे हैं, और इसके वजह से आज देखा जा रहा है तो बीमारी ज्यादा बढ़ रहा है। और बीमारी इस तरीके से बढ़ रहा है, बीमारी इस तरीके से बढ़ रहा है कि जो 500 रुपए में इलाज होना है वो 50,000 रुपए इलाज लग जाता है। और आज के समय में ऐसा है कि जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, या कोई भी हो, वो मर जाएगा लेकिन उसको इलाज नहीं होगा। ये हालात आज हमारे सरकारी हॉस्पिटलों का है। उसके साथ में मैंने जब लड़ाई को लड़ा
लड़ाई को लड़ते हुए मैंने देखा कि कोई दवा के बिना मर रहा है, कोई दवा के बिना परेशान है, कोई पैसे को लेकर परेशान। हम अपनी तकलीफ को वहां भूल गए क्योंकि हमसे भी ज्यादा लोगों की तकलीफ था, तो इसलिए ये सब चीजों को लेकर हमने भूल गया। फिर मैंने एक डिसाइड किया एक दिन रात में बैठकर कि ऐसा क्या करूं हम कि जो इस सरकार के साथ में इस उत्तर प्रदेश के सिस्टम को सुधार सके। हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि आज अगर हमारे माँ के साथ में इस तरीके से हो रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है, तो तमाम ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर परेशान होंगे, उनका ना कोई आवाज उठाता है, ना उनके दुख तकलीफ को सरकार को दिखाता है। जब हमने सरकार तक गया, डिप्टी सीएम तक गया, सांसद विधायक तक गया, तो कुछ हमारे आर्थिक मदद कर दीजिए। हमें ये बताने के लिए शर्म नहीं हो रहा कि हमें आर्थिक मदद के लेने के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैंसर बीमारी एक ऐसा है कि आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगा। लोग यहाँ 20-20, 50-50 लाख रुपया लगा के एक्सपायर हो गए, लेकिन सबसे बड़ी दिन हो गया और स्वस्थ है और ठीक हो गई हैं। और ये लड़ाई को लड़ते हुए डॉक्टर के साथ हम रिसर्च करते थे, हम गूगल पे देखते थे कि अपने मम्मी को क्या खिलाना, हम सर्च करते थे कि अपने मम्मी को कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा इंजेक्शन देना। यहाँ दवा लिख दिया जाता था, सरकारी में नहीं मिलता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते थे, प्राइवेट जगह पे जाके मेडिकल कॉलेज पे दवा लेने के लिए जाते थे, तो वहां 5,000 रुपए इंजेक्शन, 25,000 रुपए का आता था। हमारे जेब में पैसा नहीं रहता था, एक एक घंटा हम वेट करते थे कि वो इंजेक्शन जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक मम्मी का इलाज नहीं होगा। और डॉक्टर को इस तरीके से लापरवाही वहां पे रहता था कि वो दवा लिखते थे, पूरी तरीके से दवा लिखते, लेकिन एक दवा कम हो जाएगा तो आपके चाहे कोई भी हो उसी बेड पर पड़े रहेंगे, लेकिन कोई डॉक्टर देखने नहीं जाएगा। ये हालात से हमने झेला, आज 1 साल हो गया है इस हालात को झेलते हुए। हालांकि मम्मी स्वस्थ हैं, आप सबके आशीर्वाद से महीने की दवा चलता है, लेकिन पहली बार हमने कैंसर से लड़ा है, और उस लड़ाई को मैंने लड़कर यह साबित किया है कि जीवन में कोई भी समस्या रूपी पहाड़ हो, हम लोग अगर ठान ले तो उस पहाड़ को तोड़ सकते हैं। और ये इसलिए हम लोगों को आज इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में हो, करियर के सेक्टर में हो, या किसी भी फील्ड में तमाम तरीके से ऑप्शन है, जिस भी फील्ड है, जब तक हम लोग को मनोबल को बढ़ाने के लिए कितनी भी पहाड़ रूपी समस्या आ जाए, हम लोग को यह सोचना है कि कुछ भी हो जाए लड़ना है, लड़ना है। आप लोग को बताएं कि जिस तरीके से मम्मी को मैंने इलाज करा के आज दवा तो हो गया, मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है। आयुष्मान कार्ड, हम लोग गरीबी के रेखा में आते हैं, हम लोग को 35 किलो राशन मिलता है। आज यहाँ का तमाम लोग ऐसे हैं जो गरीबी से झेल रहे हैं, लेकिन अपनी गरीबी नहीं बताना चाहते, उन्हें शर्म आता है, रिपीटेशन होता है कि हम गरीबी अपना बताएंगे तो शायद हमारी बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन हमें शर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर उस बीमारी का ईमानदारी पूर्वक अगर नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा, फिर आप बीमार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का जब हमने आयुष्मान कार्ड लेकर गया, इलाज करवाने का प्रयास किया गया, तो बताया गया कि आयुष्मान कार्ड से सिर्फ ऑपरेशन होता है, दवाएं नहीं मिलता है। सोच सकते हैं कि दवाएं नहीं मिलता, जो सरकार के द्वारा बताया जाता है, रिसर्च करके देख लीजिए कि वहां पर चाहे दवा हो चाहे ऑपरेशन हो सब फ्री है, लेकिन इस तरीके से वहां लूटपाट चल रहा था केजीएमयू में। हम आज वहां पर जाकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारे आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। आज हमें 1 साल पत्रकारिता करते हुआ हो गया। हमारे चैनल पे जाइएगा, हमारे चैनल का नाम है यूपी न्यूज 01, जाइएगा, आप लोग देखिएगा कि 1 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। तमाम लोग यहाँ पे होंगे जो लोग देखते होंगे हमारे वीडियो को, और तमाम लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखते होंगे, लेकिन मैंने उठाया, इस माँ को दर्द को लेकर मैंने उठाया, आवाज उठाते उठाते 1 साल हो गया। लेकिन आप लोग को बताएं कि अभी भी हमारे चैनल पर सिर्फ 2000 लोग जुड़े हैं, जो टिकटॉक बनाते हैं, जो रील बनाते हैं, जो कॉमेडियन करते हैं, फालतू की वीडियो बनाते हैं, उनके 1 साल के अंदर में 1 मिलियन वीडियो हो जाता है। सोचिए, इस देश के लिए, समाज के लिए लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके बच्चों के लिए। हमारे पास ना खोने के लिए कुछ है और पाने के लिए बहुत कुछ है। हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, खुद कमा के हम खर्च करते हैं, और खर्च करने के साथ में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके हम पत्रकारिता करते हैं। जब सोचिए कि हमारे पास कुछ ना होते हुए हम सरकार से लड़ रहे हैं, इस नेताओं से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारों से लड़ रहे हैं, तो सोचिए जिसके पास लाखों करोड़ों और नेता मंत्री, वो नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, लेकिन समस्या का विषय ये चीज है कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम लड़ेंगे, जब हम प्रयास करेंगे तो गरीब के बच्चे भी अमीर हो जाएंगे, गरीब के बच्चे भी तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। इसी हिसाब से हमने ये सोचा कि नेता लड़े या ना लड़े, सरकार अच्छा काम करे ना करे, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे एक साथ जुट होके, तो हम लोग ये सब आवाजें उठा के, इस भ्रष्टाचार हो, इस क्राइम हो, या इस महंगाई बेरोजगारी को लेकर हम सरकार को एक दिन पहले हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें आप लोग को साथ देना पड़ेगा। आज हमें 1 साल पत्रकारिता करते तो हो गया, उसके बाद सबसे
बड़ी बात आप लोग को बता रहे हैं कि एक साल में हमने काफी ऐसे समस्याओं से झेला है कि मैंने ऐसे ऐसे नेताओं के बीच में क्रिमिनलों का घटना उठाऊं, हमारे पीछे कट्टा और पिस्टल लेके पीछे पड़ गए और 10-10 किलोमीटर हमारा पीछे किए कि वीडियो को डिलीट करा दिया है, क्योंकि हमारी चैनल छोटा था, लेकिन जिसके घर पे घटना को दिखाने जाते थे उनको ये नहीं पता था भारत समाचार से कि एबीपी से एक मिल, क्योंकि आज का समस्या ऐसा है कि जब आपको कहीं नहीं समाधान होता है तो पत्रकार आवाज उठाता तो वहां समाधान होता है। तो इसलिए वो लोग हमारे पीछे लगते थे कि किसी भी तरीके से हम लोग पढ़ाई जिस तरीके से देखा जा रहा है कि करते हुए हम पत्रकारिता को किए, हमारे आगे पीछे लोगों ने लगा, लेकिन हमने उम्मीद को तोड़ा नहीं, हमने उम्मीद को वो जगाते हुए रखा। आज हमें सर रवि सर के द्वारा बताया गया कि विनोद जी आपको आना है। हम लखनऊ में थे, हमें जाना था डिप्टी सीएम का, हमें इंटरव्यू लेना था। हालांकि बहुत कोशिश और बहुत ही मेहनत करने के बाद में किसी के द्वारा तो हमें मिला था कि आइएगा 5 मिनट का इंटरव्यू ले लीजिए। हम सोच रहे थे डिप्टी सीएम से हम किस तरीके से सवाल पूछे, कहीं ऐसा तो नहीं कड़वा सवाल पूछे हमें जेल हो जाए, ये भी हम सोच रहे। फिर हमने सोचा कि अगर मीठी मीठी सवाल पूछेंगे तो जो हमारे तमाम लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर चैनल पे देखते हैं, वो लोग तो कहेंगे अरे ये तो बड़ी बड़ी आप ज्ञान देते थे, आज जाकर आप नेताओं के बीच में जाके नेताओं के आपने घुटना टेक दिया। यही पत्रकारिता का लड़ाई जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आता है। फिर मैंने रवि सर ने जब कहा कि आपको आना है तो हमने आया। हमने कहा सर बताइए हमारे तरफ से क्या हो सकता है। सर ने कहा कि कुछ मत लेकर आइए, आप सिर्फ चले आइए। हमने कहा नहीं, हम अगर आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और इसलिए बता दें क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की आप ही सबकी एज की एक पूजा पाल लड़की है, जो आप लोग गेहूं के टाइम में जानते हैं कि थ्रेसर जो भूसा दाया जाता है कितना गर्दा होता है, उस गर्दा से प्रदूषण वायु सब ये सब देखा जाता है जिस तरीके से दूषित कर देता है। उसने उस रिसर्च को, अभी वो 10th भी ना पास नहीं की, लेकिन रिसर्च करके उसने ऐसा गर्दा मुक्त बनाया थ्रेसर, जो उसमें वो पानी का टंकी लगा दिया कि जितना भी गर्दा वो छन के उसी पानी में जाके गिरेगा और भूसा जो रहेगा वो साफ तरीके से बाहर गिरेगा। उसके साथ में उसने यहाँ पर जिस तरीके से 1 महीने के अंदर में 3000 रुपया खर्च करके उसने उस मशीन को बनाया। सिलेक्ट किया गया, जापान से नाम आया। जापान में हमारे भारत को 54 लोगों को सिलेक्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की मात्र वही पूजा पाल बाराबंकी की रहने वाली थी, वो गई और जापान से लौट कर आई। और जब जापान से लौट कर आई तो मुझे सूचना मिला, तो हमने जब गया तो मुझे सूचना मिला कि आज भी उसके घर पे छप्पर है, छत नहीं है, आज भी उसके घर पे एंड्रॉइड फोन नहीं है, आज भी उसके घर पर लाइट नहीं है। ये सोचिए हमारे सभी के घर पे लाइट होगा, छत होगा, लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग कहते हैं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में गरीबी नहीं है। सोचिए वो गरीबी नहीं है। और उसके साथ में आप लोग को बताएं कि जब वो बेटी जापान से लौट कर यहाँ आई, जापान से जब लौट कर वो बेटी यहाँ पर आई तो उसके घर पे उसी तरीके से हालात था। न सरकार के द्वारा, न डिप्टी सीएम के द्वारा या विपक्ष पार्टी के द्वारा वहां पुरस्कार के साथ में मनोबल नहीं बढ़ाया गया। ये हमने माइक लिया है, आप लोग को बताएं कि ये माइक लिया है, ये स्टार का माइक है, चाइना है। ये चाइना, आप लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान और चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हम लोग को मजबूरी में ये माइक लेना पड़ता है। हम लोग को मोबाइल हो या बहुत सारी ऐसे है सामान जो लेना पड़ता है और मजबूरी में लेना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास इंडियन में इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इंडियन जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग को बताएं कि हमने सरकार से आवाज उठाया, वहां गया, उसका केबल घर पे, बेटी का केबल घर पे आ गया, लेकिन अभी भी लाइट नहीं लगा। हमने गया वहां पे आवाज उठाया, हमने गया बुक दिया, स्टडी टेबल दिया, उसके साथ में वहां पे मीटर लगवाने का काम किया। अब सोचिए कि उस बच्ची का इसलिए सरकार ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो गरीब की बच्ची है, उसने इतना बड़ा मिसाल कायम किया है। अगर उसका सपोर्ट कर दिया जाएगा तो उसका भी घर बन जाएगा और उसका नाम आ जाएगा, पूरे देश में अमीर हो जाएगा। आज यही नेताओं की कोई घर की बेटी होती, आज अगर यही कोई नेता के घर की होती है, उसके साथ में उद्योगपति और अधिकारी घर पे होती, तो BMW उस बच्ची के लिए खड़ा हो गया होता, BMW खड़ा हो गया होता। और इसी वजह से आज गरीबों की टैलेंट को देख लिया जाए, गरीबों के बच्चों को ले दिया जाए। तो हमने सरकार से कहा कि आज हमारे भारत में सिर्फ गरीबों के टैलेंट को देख लिया जाए, गरीबों को टैलेंट को अगर पहचान लिया जाए तो 10 साल के ऊपर टेक ओवर करके हम लोग चाइना में अपना सामान बेचेंगे। हमने कहा सरकार अगर ध्यान दे ले तो 10 साल के अंदर में हम गारंटी लेते हैं कि हम अपने इंडियन प्रोडक्ट जो रहेगा वो हम चाइना में जाके बेचेंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम एक गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग इसी तरीके से आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन कोई
देखता नहीं है, कोई सोचता नहीं। आज अगर 2000 सब्सक्राइबर है तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि आज मैंने, आप जाइएगा, ये कोई कहने की बात नहीं, हमारे सोशल मीडिया पे आप लोग देखिएगा, देखिए अगर यहाँ हम संगीत गाते होते या और कुछ करते, बहुत ध्यान से लोग सुनते होते, बहुत ध्यान से, लेकिन देखिए काफी लोग का मन विचलित होने लगा। और वजह यही है कि सच्चाई चीजें या कड़वा दवा हर कोई सुनना नहीं चाहता, हर किसी का हजम नहीं होता। लेकिन आज जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ये संघर्ष भरी कहानी को बता रहे हैं, जो 1 साल से हमने आज झेला है और झेल के आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और आज भी 1 साल के बाद भी उसी तरीके से पत्रकारिता करता हूं, चाहे जो भी हमारे पास नॉलेज। हम अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार नहीं लगाते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़े विद्वान नहीं समझते हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से आता उसी तरीके से उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। उसके साथ में तमाम लोग बैठे होंगे जिसको गाना भी बहुत अच्छा आता होगा, जिसको डांस करना भी बहुत अच्छा आता होगा, जिसको आवाजें भी उठाना बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन उनके लिए एक समस्या है, रुकावट हो जाता। रुकावट ये